हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि लेटेंट हीट क्या होता है? अगर आपको पता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें बहुत कुछ सीख के जाएंगे। चलिए समझते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। देखिए इस मैं पढ़ा ये इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में आपका जो क्लास करवाऊंगा वो फिजिकल मेटलर्जी में हम लोग आएंगे, उसको समझने के लिए ये कंसेप्ट वहाँ पे लगेगा। लेटेंट हीट का नॉलेज होना चाहिए। क्या होता है लेटेंट हीट? देखिए सबसे पहले ऐसा समझिए, तो मान लीजिए ये हमारे पास 1 kg का एक आइस का क्यूब है। अभी हम इसके लिए हीटिंग कर्व बनाएंगे। हमने क्या किया, इसको हीट किया, इसको हमने गर्म किया, टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा। हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। बात समझ में आया? हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता गया, एक पॉइंट ऐसा आया टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा जब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। जब ये पूरी तरीका से लिक्विड में चेंज हो जाएगा तब फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट दे रहे हैं तो फिर से इसका टेम्परेचर राइज करेगा। अभी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा और वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, फेस चेंज करना स्टार्ट कर देगा। और जब तक फेस मतलब गैस में पूरा नहीं कन्वर्ट हो जाता है तो लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, भले आप हीट दिए जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो टेम्परेचर जो कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन हम जो हीट दे रहे हैं तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो रहा है? वो हीट जा कहाँ रहा है? उस वो जो चीज है, वो जो हीट, अमाउंट ऑफ हीट, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, छिपा हुआ उष्मा, गुप्त उष्मा इसको हिंदी में बोला जाता है। क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक हमने कूलिंग कर्व बनाया, इस तरह से हम एक छोटा सा समझने के लिए कूलिंग कर्व बनाते हैं। y एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को प्लॉट किया और यहाँ पे हमने टाइम को प्लॉट किया x एक्सिस पे। तो हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा। इस तरह से क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा टाइम के साथ साथ, टाइम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, बढ़ता गया। एक पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ना हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा और ये टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट। इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, TM, मेल्टिंग टेम्परेचर, या फ्रीजिंग टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो ये जो है, यहाँ पे आपने देखा कि ये था सॉलिड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरा मान लीजिए A है और ये B है, तो A से B तक मटेरियल क्या था? सॉलिड था, टेम्परेचर सिर्फ बढ़ता गया। B पॉइंट पे आके टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा जब तक ये सॉलिड से कंप्लीटली लिक्विड में चेंज नहीं होता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि B से C पॉइंट तक कहीं पर भी अगर आप देखिएगा तो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो मेरा मटेरियल था वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं फेज चेंज होना, स्टेट चेंज या फेज चेंज हो रहा है। फिर जब मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था फेज चेंज होना और C पे कंप्लीट हो गया, C पे क्या हुआ? कंप्लीट फेज चेंज हो गया, सॉलिड जो है कंप्लीटली लिक्विड में आ गया इस पॉइंट C पे। अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि आप हीट दिए जा रहे हैं तो टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ा, एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर से ये टेम्परेचर बढ़ना इसका रुक जाएगा और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहां से हमारा पूरा लिक्विड था, ये लिक्विड अब जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा D, ये पॉइंट है D। ठीक है, तो D से ये टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ और मान लेते हैं यहाँ पे ये इस पॉइंट को E। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा E। तो D से E तक ये अपना फेज को चेंज कर रहा है। तो जब ये फेज को चेंज कर रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और इस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टीबी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दो काम एक साथ नहीं होगा, अगर फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फेज चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? तो लेकिन बात यह है ना कि हम जो हीट दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा है?
ठीक है, वो फेज को चेंज कराने के लिए उतना एनर्जी हमको चाहिए। मतलब ऊर्जा का जो खपत है वो कहाँ हो रहा है, फेज चेंज कराने के लिए वो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। मेरा दूसरा कहने का ये मतलब है, मान लीजिए मेरे पास 1 किलो का बर्फ है, इस तरह सा एक एक क्यूब है हमारे पास, आइस का एक क्यूब है 1 किलोग्राम का। अब अगर हम उसको फ्रिज से निकालें और आके ओपन एयर में रख दें, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रख दें, ओपन इन्वायरमेंट सराउंडिंग में रख दें, तो क्या होगा, वो हमारा सराउंडिंग से कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब आइस से वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कितना एनर्जी लेगा वो भी देख लीजिए। मान लेते हैं 1 किलो का अगर आइस है तो वो जो है 80 किलो कैलोरी लेगा, ठीक है, 80 किलो कैलोरी पर केजी हमारा एनर्जी लेगा हमारा वातावरण से या सराउंडिंग से। तब जाके ये अपना फेस चेंज करेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में आएगा, इतना एनर्जी लेने के बाद। तो बात समझ में आया। तो ये जो एनर्जी वो ले रहा है अपना फेज चेंज करने में, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। बात समझ में आया। और इसका उल्टा भी है, अगर मान लेते हैं 1 केजी वाटर ले लें हम, 1 किलोग्राम वाटर ले लें और इसको हमको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, मतलब आइस में कन्वर्ट करना है। तो वाटर हमको इस बार क्या करेगा, जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी देगा, रिलीज करेगा, इस बार एनर्जी रिलीज करेगा। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो सेम 80 किलो कैल पर केजी। बात समझ में आया। तो ये जो एनर्जी, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। गलन की गुप्त ऊष्मा हिंदी में इसको बोला जाता है। बात समझ में आया। और अगर इसका हम SI यूनिट में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 4.18 इंटू 10⁻³ इंटू, है ना, 80, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इतना जूल पर केजी। ये तो इतना जो है ये लेटेंट हीट हमारा निकल के आया। बात समझ में आया। अब ये तो लेटेंट हीट हो गया हमारा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए लेटेंट हीट दो तरह का होता है, हमारा जो फेज चेंज हो रहा है दो जगह पे हो रहा है, एक सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है और एक लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, ठीक है। बात समझ में। यहाँ पे आप देखिए कंप्लीटली इसके बाद गैस फेज है, तो एक बार यहाँ पर और एक बार हमारा यहाँ पर। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक होता है और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका मतलब है कि अगर हम 1 किलोग्राम पानी ले लें, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा, तो अब वो पानी से भाप बनने के लिए वो कितना एनर्जी, हीट एनर्जी लेगा, वो हीट एनर्जी कितना लेगा, तो मैं आपको बताऊं 539 किलो कैलोरी लेगा पर केजी वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए। और सेम अगर उसका उल्टा कर दें, अगर भाप है, स्टीम है, 1 किलो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसका भी टेम्परेचर, स्टीम का भी टेम्परेचर सेम है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, वाटर में कन्वर्ट जब होगा तो हमको एनर्जी देगा। कितना एनर्जी देगा, सेम इतना देगा 539 किलो कैल पर केजी। नहीं समझ में आया। अब प्रैक्टिकल समझिए। मान लीजिए आपका आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम खाते हैं, दांत जैसे आइसक्रीम आप खाते हैं, आपका दांत से क्या एनर्जी लेता है आइसक्रीम, ठीक है, दांत से क्या लेता है, एनर्जी लेता है और फिर वो मेल्ट करता है। तो ये क्या है, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आप गर्म पानी आपका शरीर पे गिर गया, तो गर्म पानी अगर शरीर पे गिर गया तो क्या होगा, आपका शरीर जल जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्किन है वो कुचालक है, वो क्या है, कुचालक है, और जहां पे गिरा वहां से
जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ पूरे बॉडी में, और वहां का टेम्परेचर बढ़ गया और हमको जलन महसूस होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, इस बार आप 100 डिग्री सेल्सियस का जो भाप है, स्टीम है, उससे जलिए। पहले आप पानी से जलिए जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था। अभी मैं कह रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एक स्टीम है, उससे आप जल गए। तो दोनों में किस में आपको ज्यादा जलन महसूस होगा, ये बताना है। तो अगर आपको नहीं पता तो जलन जो है ज्यादा आपको परेशानी होगा भाप से जो जलता है। क्यों? क्योंकि भाप जो है वो टेम्परेचर रिलीज करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिलीज किया स्टीम से लिक्विड स्टेट में आने के लिए, तो उसका टेम्परेचर आपके स्किन को मिला, त्वचा को मिला, प्लस वाटर का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस का वो भी आपको मिला। तो एनर्जी आपको 2 बार आप जल रहे हैं, समझ में आया? तो यही है लेटेंट हीट। अब इसका फायदा क्या है? देखिए पानी का, बर्फ का लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है, इसलिए जो बर्फ का ग्लेशियर है वो एक ही बार में नहीं पिघल जाता है, धीरे धीरे पिघलता है। मान लीजिए लेटेंट हीट कम रहता, आइस का जो ग्लेशियर सब एक ही बार में पिघल जाता, सराउंडिंग से टेम्परेचर लेता गर्मी का दिन में, सब पिघल जाता, दुनिया खत्म। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, इसका और एग्जांपल हम लोग अपना डेली लाइफ में क्या देख सकते हैं, छोटा सा अमाउंट, मतलब छोटा सा बर्फ का टुकड़ा ज्यादा पानी को ठंडा कर देता है। क्यों? क्योंकि पानी से एनर्जी ले रहा है और फिर वो अपना स्टेट को चेंज करा रहा है। तो स्टेट चेंज कराने के लिए लेटेंट हीट चाहिए, अब वो फ्यूजन हो चाहे वो वेपराइजेशन का हो। तो ये बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा एक और एग्जांपल आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब कभी भी मान लीजिए बर्फ गिरता है, ठीक है, बर्फ का बारिश, जिसको ओले पड़ना बोलते हैं, तो ओले जब पड़ता है ना, उस समय उतना ठंडा महसूस नहीं होता वातावरण में, इन्वायरमेंट उतना ठंडा नहीं होता। लेकिन जब वो पिघलना स्टार्ट करता है तो सॉलिड क्या कर रहा है, लेटेंट मतलब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इन जो कंपैरेटिवली सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो घटेगा और ज़्यादा ठंडक महसूस होगा। तो इसका ये भी एक एग्जांपल है। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल लेटेंट हीट का है। और जब कभी भी स्टेट चेंज होगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि सॉलिडिफिकेशन, जब हम लोग बात करेंगे मेटल का सॉलिडिफिकेशन के बारे में जब बात करेंगे, तो यहाँ पे मेरा लिक्विड रहता। अभी देखिए एक छोटा सा ग्राफ में बना रहा हूँ, ठीक है, एक छोटा सा प्यारा सा ग्राफ में देखिए मैंने क्या किया, लिक्विड मेटल को यहाँ से पोर किया, इस टेम्परेचर पे पोरिंग किया, और इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा, लिक्विड का टेम्परेचर घटा, और ये टेम्परेचर है इसका Tm, मेल्टिंग पॉइंट। फिर यहाँ पे ये लिक्विड में अब यहाँ से यहाँ तक ये अपना स्टेट चेंज करेगा, लिक्विड से सॉलिड में। ये कूलिंग कर्व है। अभी मैं भले आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ तक पूरा लिक्विड था, ये था पूरा लिक्विड, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी अगर आप देखिएगा तो लिक्विड और सॉलिड दोनों मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट चेंज कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, क्योंकि हम इसको कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ये कूलिंग कर्व है मेटल का। और फिर यहाँ पे कंप्लीटली सॉलिड बन गया, और फिर उस सॉलिड का भी टेम्परेचर घटेगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा। तो बात समझ में आया? तो जब कभी भी फेज चेंज होता है, तो मेरा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये चीज है हमारा मेटल के केस में, प्योर मेटल के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन एलॉयज अगर रहेगा, एलॉयज का जब कूलिंग करते हैं तो वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे स्टेट चेंज करता है, वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल आप लेटेंट हीट को समझ गए, ये 2 टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसका निकालने का तरीका क्या है कि एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू ml। m क्या है, तो मास ऑफ द सब्सटेंस, और l क्या है, लेटेंट हीट, और Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। बात समझ में आया? तो इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।